नमस्ते दोस्तों, सात्विक नेचुरल फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ दोस्त कई दिनों से डिमांड कर रहे थे कि जो केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई है उनके बारे में किसान क्या सोचते हैं या एक किसान के रूप में आपके क्या विचार हैं, वो हम सबको अवगत कराइए या हमसे बातें कीजिए उसके बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार या मोदी सरकार आज के समय में किसानों के लिए जो 3 कृषि कानून लेकर आई है उसके बारे में। इन 3 कानूनों को पहले अध्यादेश के रूप में लाया गया और बाद में संसद स्तर में इसको कानून बनाकर बिल के रूप में पेश किया गया और अभी वो पूरे देश में लागू कर दिया गया है। 3 अध्यादेशों के आते ही देश भर में, विशेषकर उत्तर भारत में, इन कृषि कानूनों का बड़ा विरोध हुआ है और कानून बनने के बाद, लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद, आज तक भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 नवंबर 2020 को इसका विरोध चल रहा है। पिछले हफ्ते ही मैंने बताया था कि हरियाणा, पंजाब में बहुत सी जगहों पर चक्का जाम किया गया। उससे पहले भी बहुत से स्थानों पर हाईवे जाम किए गए, धरने, प्रदर्शन, रेल रोको आंदोलन सब जगह वो किया गया। और पंजाब में अधिकतर स्थानों पर और कुछ स्थानों पर हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में अभी भी प्रदर्शन चल रहे हैं। तो एक आम नागरिक के रूप में हमारी जिज्ञासा ये रहती है कि जब सरकार का दावा है या सरकार चाहती है कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे और इन 3 कानूनों के माध्यम से भी सरकार किसानों का भला करना चाह रही है, तो किसान इतने बावले क्यों हुए जा रहे हैं? या किसान को कम अकल है क्या कि वो अपना भला ही नहीं करवाना चाहता? एक शहरी नागरिक के रूप में या पढ़े लिखे ग्रामीण के रूप में ये ख्याल लोगों के मन में आता है। और बहुत से किसान या कहें मीडिया के लोगों ने जब बात की तो बहुत से सांसद, विधायक तक इन कृषि कानूनों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। इनके बारे में ऊपर से ही बात की जा रही है कि जो पक्ष की बात करते हैं वो कह रहे हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि हम किसानों के अच्छे के लिए ही, भले के लिए ही ये कानून लेकर आ रहे हैं, तो किसानों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये सब विरोध प्रदर्शन है, जो विपक्ष की साजिश है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। और जो इसके विरोध में है वो सब कह रहे हैं कि किसानों को कॉरपोरेट जगत का गुलाम बनाने के लिए ये कानून लाए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, हम एक आम किसान या उपभोक्ता के रूप में अगर देखें तो भाई जिसका हम भला करना चाह रहे हैं और वो ये पहली बार हम देख रहे हैं कानून के रूप में, नहीं तो इस तरीके के भले करने वाले कानून अगर कॉरपोरेट जगत के लिए, उद्योग जगत के लिए या नौकरी पेशा जगत के लिए जब आते हैं, तो चाहे वो सांसदों की या हमारे MLAs की तनख्वाह या भत्ते वगैरह, पेंशन वगैरह बढ़ाने की बात हो या उद्योगों के लोन माफ़ करने की बात हो, तो सभी पक्ष उसका स्वागत करते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि केंद्र सरकार किसानों का भला करना चाह रही है और किसान उसका स्वागत ही नहीं कर रहे हैं? बात का, उन कानूनों का विरोध किया जा रहा है। तो इस बात को देखने से लगता है कि बात इतनी सीधी नहीं है, कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। और वो दाल में काला क्या हो सकता है उसके बारे में हम थोड़ी देखते हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है, एक किसान के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहला कानून, इन कानूनों के नाम क्या है और वो सब बड़ी बड़ी इनमें क्या बातें लिखी हैं, क्या छुपाई गई है, उस सब डिटेलिंग पे नहीं हम जाएंगे। मोटे तौर पर देखेंगे कि 3 कानून क्या है और उसके माध्यम से क्या करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा और किसानों की नाराज़गी किन बातों को लेकर है। सबसे पहला कानून है वो है कि एक देश एक बाज़ार बनाने के तहत, जैसे बहुत सी बातें वर्तमान सरकार द्वारा की जा रही है
कि जब एक देश है तो एक झंडा होना चाहिए, एक संविधान है तो एक कानून होना चाहिए, एक देश है तो एक बाज़ार होना चाहिए, एक देश है तो एक टैक्स होना चाहिए, ऐसी बहुत सी, एक देश है तो एक भाषा होनी चाहिए, एक देश है तो एक धर्म होना चाहिए, ऐसी बहुत सी बातें की जा रही हैं देश में। तो उसी के तहत ये बात है कि एक देश एक बाज़ार, और इसके तहत किसानों को छूट मिलेगी कि एक किसान, कोई भी किसान, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पूरे देश में अपना माल कहीं भी बेच सकता है, ये छूट रहेगी। अब इस कानून के माध्यम से क्या किया जा रहा है? दूसरी बात, मंडी के माध्यम से भी एक पैन कार्ड धारक कोई भी व्यक्ति कहीं भी कृषि उपज खरीद सकता है, इसके लिए आपको मंडी जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी सोचने की बात ये है कि किसान आज की तारीख में भी इन कानूनों के आने से पहले भी पूरे देश में अपना सामान कहीं भी बेच सकता है, अभी भी कोई रोक नहीं है। अगर आप किसान नहीं हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि किसान कहीं भी अपना सामान बेचने के लिए आज भी स्वतंत्र है, लेकिन जब सीज़न होता है, किसी भी फसल का सीज़न होता है, मान लीजिए किसी फल या सब्जी का सीज़न है, तो बहुतायत में फसलें पैदा होती हैं और उस समय उस पर्टिकुलर फसल के दाम बहुत नीचे गिर जाते हैं, और इतने नीचे गिर जाते हैं कि आपने देखा होगा बहुत बार तो किसान उसको रास्ते में ट्रैक्टर ट्राली से रास्ते में डाल देते हैं। पिछले सालों में पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में बहुत जगह सब्जी, फल, फूल और दूध तक को सड़कों पे बहाने की नौबत आई है। और इसका कारण क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लो एक किसान ने आलू पैदा किए या गोभी पैदा कर ली, तो वो ट्रैक्टर ट्राली में या किसी भी गाड़ी में नज़दीक की मंडी तक लेकर जाता है, तो उसका दाम इतना कम है, 1-2 रुपए किलो है, कि जिस साधन में वो लेकर जाता है उसका तेल का खर्चा भी पूरा नहीं होता है। उसका नज़दीक की मंडी तक ले जाने का तेल का खर्चा पूरा नहीं होता है। ट्रैक्टर में लेके गया है तो डीजल जितने पैसे का डला है ट्रैक्टर में आने जाने में, उतने पैसे की भी उसकी फसल नहीं है। तो आप सोचिए, जो किसान अपने नज़दीक की 10, 20, 30 किलोमीटर नज़दीक की मंडी में ले जाने का खर्चा नहीं वहन कर पा रहा है, वो उसको कहाँ लेके जाएगा? हरियाणा का किसान मुंबई, बेंगलोर कैसे लेके जाएगा उन फसलों को? और लेके भी चला गया तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना होगा और उसमें से उसको कितना बचेगा, लाभ कितना होगा, कुछ कह नहीं सकते। कुछ बचने वाला भी नहीं है। आज भी कोई कानूनन रोक नहीं है, लेकिन आज भी किसान को उसकी लागत भी नहीं मिल पाती है बहुत बार। जैसा आप देखते हैं कई बार फल सब्जियों की जो कीमत, बढ़ी हुई कीमत हम एक उपभोक्ता के रूप में, ग्राहक के रूप में देते हैं, उसमें से किसान के पास 2, 5, 10% मुश्किल से पहुंच पाता है। जिस प्याज के लिए, जिस आलू के लिए हम 100 रुपये किलो का दाम चुकाते हैं, वो कई महीने पहले ही किसान 2-5 रुपये किलो बेच चुका होता है। तो ये स्थिति है। और अभी आज के समय में मंडी से बाहर बेचने की बात की जा रही है, तो खुद सरकार के आंकड़े बताते हैं कि मंडियों की सुविधा अभी 6% किसानों को ही मिल रही है। जो मंडी तंत्र है, जिसके माध्यम से सरकार गेहूं की या मोटे धान की खरीद करती है राशन वितरण के लिए या दूसरे राज्यों में भेजने के लिए, वो कुल मिलाकर 2.5 स्टेटों में ही लागू है। पंजाब और हरियाणा, इसके अलावा थोड़ा उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बाकी देश में तो मंडी तंत्र है ही नहीं। 6% किसानों को ही ये सुविधा उपलब्ध है। बाकी 94% किसान तो अभी भी मुक्त बाज़ार के हवाले हैं। और वो फ़र्क देखने में भी आता है। जिस समय हरियाणा पंजाब की मंडियों में
1800-1900 के ऊपर सरकारी खरीद होती है, उसी समय देश के बहुत से हिस्सों में वही फसल 1000-1200 पे पिट रही होती है। तो सोचिए कि पूरे देश के किसान को जब हम बाज़ार के हवाले करेंगे तो क्या हालत होने वाली है। और सरकार कह रही है कि हमारे प्रधानमंत्री मुँह ज़बानी जब कह रहे हैं कि आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य ख़त्म नहीं होगा तो उनकी बात पर यकीन कीजिए, जबकि वो कानून में कहीं भी लिखित में नहीं है। ये एक किसानों की सबसे बड़ी शंका है। और बहुत से किसान संगठन कह रहे हैं कि जो हमें गेहूं का, धान का या दूसरी फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है सरकार के द्वारा, आप कानून में एक वही लाइन लिख दीजिए कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा। लेकिन सरकार वो तक भी लिखने के लिए राज़ी नहीं है, बस ज़बानी जमा खर्च किया जा रहा है कि हाँ आपको मिल जाएगा। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित होने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है किसानों को। अभी हाल के महीनों में हमने देखा है कि धान और बाजरा का जो सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसके ऊपर 2, 5, 10% फसल की खरीद हो रही है और बहुत से किसानों की फसलें कम दाम में या कहें पिटे हुए दाम में बिक रही है और औने पौने दामों में किसान को वो बेचनी पड़ रही है। तो ये बड़ी एक चिंताजनक स्थिति है किसानों के लिए और इसी शंका और भय के कारण वो आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा कानून जो सरकार ने लागू किया है वो है ज़रूरी जो वस्तु अधिनियम है, उसमें फेरबदल किया है। बहुत से सालों से सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया हुआ है, जिसके तहत बहुत सी वस्तुओं का आप एक लिमिट से ज़्यादा संग्रह नहीं कर सकते, उनकी जमाखोरी नहीं कर सकते, वो कानून का उल्लंघन माना जाता है। और उसमें खाद्य वस्तुएं हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, बहुत सी दालें हैं, चीनी है, आलू है, प्याज है, ये सब चीज़ें उसके अंदर शामिल है। तो अभी इस दूसरे कानून के द्वारा सरकार ने उन काफ़ी सारी चीज़ों को उस कानून से बाहर कर दिया है, अनाजों को, गेहूं वगैरह को, आलू को, प्याज को, चीनी को, वो कर दिया है। और उसके सरकार ने कहा है कि ये कानून आउटडेटेड है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है और कोई जमाखोरी नहीं हो रही है, इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था अनलिमिटेड संग्रह कर सकती है। तो ये जो कानून है, ये प्रावधान है, ये जमाखोरी को बढ़ावा देने वाला है, क्योंकि आज भी हमारे किसानों के पास संग्रह करने की, स्टोरेज की बड़ी समस्या है। किसान को फसल आई और वो मंडी में लेके जाता है, उसको संग्रह करने की फुर्सत भी नहीं है, उसके पास सुविधा भी नहीं है, इतना धन भी नहीं है जैसे कि वो सब्जियों को या फलों को या दूसरी चीज़ों को किसी भी प्रकार से स्टोर करे या कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से उनको लंबे समय तक रखे। तो जब फसल आती है तो उसका दाम बहुत कम रहता है और हम सबको पता है कि ज़्यादा स्टोरेज करने की क्षमता किन की रहेगी, बड़ी कंपनियों की रहेगी, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज की रहेगी। और फिर क्या होता है, वो जब हम आलू या प्याज के लिए 100 रुपये किलो का दाम चुकाते हैं, वो हमें मालूम पड़ता है। सरकार ने कहा है कि इनको बाहर निकालने से, आवश्यक वस्तु अधिनियम को लगभग ख़त्म करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही वीडियो में मैंने बताया कि आलू प्याज में कैसे इस कानून की वजह से बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला, 50 से 100% तक के उछाल देखने को मिले और सरकार को दोबारा से लिमिट तय करनी पड़ी। तो ये सोचने की बात है, जुम्मा 4 दिन हुए हैं कानून को लागू हुए और उसके बुरे परिणाम देखने में आ रहे हैं। तो ये एक किसान के लिए ही नहीं, एक उपभोक्ता के लिए भी बड़ी चिंता की बात है। आज हमें लगता है कि ये किसान की ही बात है और इसकी कीमत किसान को चुकानी है। किसान को तो चुकानी है, वो तो चुका ही रहा है। हम जो चीज़ हम 100 रुपये किलो ख़रीद रहे हैं, उसमें से 2, 5, 10 रुपये ही किसान तक पहुंच रहे हैं। बीज का पैसा कहाँ है वो हम भी सोच सकते हैं। लेकिन एक उपभोक्ता के रूप में, ग्राहक के रूप में हम सबको उसका नुकसान है। बहुत ज़्यादा जमाखोरी होने
पर मध्यम वर्ग को, शहरी उपभोक्ता को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है और अपनी कमाई का या अपनी तनख्वाह का एक मोटा हिस्सा सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में ही खर्च करना पड़ सकता है। ये हम सब के लिए बड़ी चिंता की बात है। और तीसरा जो कानून है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। उसके माध्यम से सरकार ने कुछ अपने भविष्य की योजनाएं कही हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां अगर खेती करे तो वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। इस जो मोटे तौर पर दिख रहा है कि ये अमेरिकन मॉडल की नकल करने की कोशिश है। आज भी कृषि 60% से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रही है और अभी हमने इस साल में देखा है कि हमारी जीडीपी है जो वो उद्योग जगत की हालत क्या है, -24% तक जा चुके हैं। तो सोचने की बात ये है, अभी हम कहेंगे कि भाई ये तो कोरोना पेंडेमिक चल रहा था उसकी वजह से सब ऐसा हुआ है, लेकिन उद्योग जगत में क्या चल रहा है। हर साल माल्या जैसे या नीरव मोदी जैसे लोग कितने कितने करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला करके भाग रहे हैं और आम जो टैक्स भरने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर कितनी मार पड़ रही है उसकी, वो हम सबको मालूम है। तो जो उद्योग जगत खुद ही घाटे में चल रहा है, जिसको खेती का कोई अनुभव भी नहीं है, वो अभी कह रहा है कि भाई जो लाभ वाला जो क्षेत्र है, जो खेती है, वो हमें दो, हम संभाल लेंगे। अरे भाई, जब आप अपना तंत्र नहीं संभाल पा रहे हैं, उसमें इतने छेद दिख रहे हैं आपके बैंकिंग सेक्टर में, उद्योग सेक्टर में, तो आप कृषि को किसान के ऊपर ही छोड़ दीजिए। तो एक ये किसान संगठनों की जो शंका है, जो डर है, भय है, वो ये है कि कॉरपोरेट का गुलाम बनाने की कोशिश इस कानून के माध्यम से हो सकती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कीजिए, लंबे समय तक आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए कंपनियों के साथ, और जो किसान है आज एक स्वतंत्र किसान है, वो सिर्फ मजदूर के रूप में उन खेतों में काम करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कुछ प्रयोग पिछले काफ़ी सारे सालों में हमारे देश में हुए हैं। पेप्सिको के साथ आलू किसानों का झगड़ा हमने देखा है, जिसमें बड़े कॉरपोरेट्स ने किसानों को, छोटे किसानों को, 2, 5, 10 एकड़ वाले किसानों को कोर्ट में घसीट लिया है। और इतना बड़ा जो कॉरपोरेट है, जिसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वकील हैं, उनके सामने किसान क्या केस लड़ पाएगा, हम सोच सकते हैं। किसान खेत में काम करेगा या कोर्ट में कंपनियों के साथ, कॉरपोरेट्स के साथ वो झगड़ा करता फिरेगा। ये सब शंकाएं किसान को है। दूसरा, इन सब मामलों में, चाहे वो मंडियों में या मंडी से बाहर उपज बेचने का मामला हो या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला हो, इसमें एसडीएम से ऊपर किसान का अपील करने का अधिकार ही नहीं रखा गया है। एसडीएम लेवल के अधिकारी से ऊपर अभी एसडीएम तहसील स्तर का सबसे क्या कहेंगे, निचले स्तर पे जो हम जिस तंत्र से वास्ता पड़ता है उस लेवल का अधिकारी एसडीएम है। और अधिकारी किसके प्रेशर में काम करते हैं, कम से कम किसान का प्रेशर तो उनके ऊपर नहीं रहेगा, या तो सरकार का, क्योंकि सरकारी अधिकारी हैं और तहसील स्तर के अधिकारी हैं, तो या तो सरकार का उनके ऊपर प्रेशर रहेगा या कॉरपोरेट का प्रेशर रहेगा, क्योंकि शासन सत्ता जिसके हाथ में या धन जिसके हाथ में, किसान के हाथ में इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो ये शंका है कि किसान को बांध दिया गया है कि आप अपने ही मामलों की कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते। तो ये उनका बड़ा डर है, भय है। तो इन्हीं सब बातों के लिए आज की वीडियो मैंने बनाई है। तो इसका निष्कर्ष यही है कि किसान के रूप में जो शंकाएं हैं वो काफ़ी जेन्युइन हैं और उनका निराकरण करने की बजाय सरकार किसान आंदोलन को तोड़ने की, उसमें फूट डालने की ही कोशिश कर रही है और प्रॉपर तरीके से उन शंकाओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। किसान चाह रहे हैं कि भाई आप
सुप्रीम कोर्ट तक जाने की उनको छूट दीजिए, एसडीएम तक सीमित मत कीजिए, वो प्रावधान सरकार नहीं डाल रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आप एमएसपी की गारंटी दीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दीजिए, वो प्रावधान आप लिखित में डालिए। ये एक मांग है किसानों की, ये नहीं पूरी की जा रही है, उसको नहीं डाला जा रहा है। तो ये सब देखकर लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं दाल में काला है। और अगर किसान या कृषि को कुछ हानि पहुंचती है, या पूरा का पूरा सिस्टम या पूरी की पूरी फसलें, पूरे के पूरे अनाज एक सीमित हाथों में एकत्र होते हैं, इकट्ठे होते हैं, जमाखोरी की समस्या बढ़ती है, तो न केवल किसान बल्कि बहुत बड़ा नौकरी पेशा वर्ग, कामगार वर्ग, मजदूर वर्ग या शहरी मध्यम वर्ग को इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई कीमतों के रूप में चुकानी पड़ सकती है। तो एक किसान के रूप में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इन मुद्दों पर जागरूक होने की हमें ज़रूरत है। ये मत सोचें कि सिर्फ किसान का मामला है। एक ग्राहक के रूप में या कहें एक अनाज खाने वाले मनुष्य के रूप में हमारे खाद्यान्न की हम सबकी आवश्यकता है, और अच्छा भोजन हम सबका अधिकार है, वो हमें मिलते रहना चाहिए और उचित कीमतों पर मिलता रहना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। आपकी कोई सलाह सुझाव या सवाल हैं तो उनका स्वागत रहेगा। मिलते हैं अगली किसी रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक बी केयरफुल, बी नेचुरल। धन्यवाद।